और ओलंपिक आइडल हमने पढ़ लिया है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक्स हमने पढ़ लिए हैं, ये आपको मिलेंगे वीडियो में। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज थ्रू ओलंपिक मूवमेंट। देखिए, मनुष्य के कैरेक्टर में, मानव के चरित्र में कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो मानव को जानवरों से अलग बनाती है, मशीन से अलग बनाती है। तो थ्रू ओलंपिक मूवमेंट इन वैल्यूज का डेवलपमेंट किया गया। अब वो वैल्यूज हैं जैसे फ्रेंडशिप, जैसे सॉलिडेरिटी, जैसे फेयर प्ले, फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। तो ये कुछ वैल्यूज हैं। अब फ्रेंडशिप डेवलप करता है, इसमें मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाला हूं। ओलंपिक मूवमेंट के थ्रू फ्रेंडशिप डेवलप कैसे हो रही है ये सभी आप समझ सकते हैं, पीछे हम काफी चर्चा कर चुके हैं इस बारे में। सबसे पहली फ्रेंडशिप डेवलप होती है टीम के अंदर। टीम के अंदर अगर कोई सोलो प्ले गेम, ऐसा नहीं है कि जिसमें सिंगल प्लेयर है वो खेलता है, टीम गेम है कोई, तो टीम मेंबर्स के बीच में एक फ्रेंडशिप डेवलप होती है, एक दूसरे को कोऑपरेट करने की फीलिंग डेवलप होती है, क्योंकि विदाउट कोऑपरेशन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई टीम कहने योग्य भी होगी। तो वहीं से सीखने लगते हैं खिलाड़ी। उनके कैरेक्टर में अननोइंगली, अनकॉन्शियसली ये वैल्यू डेवलप होती जाती है, फ्रेंडशिप। और बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट भी हो जाते हैं। जो एथलीट होते हैं वो जनरल पीपल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। वो दूसरों से दोस्ती करना दूसरों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, दूसरों से बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। तो पहली जो वैल्यू डेवलप हो रही है दैट इज फ्रेंडशिप। सेकंड इज सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी का मतलब क्या है कि लोगों के बीच एकता की भावना को, एकजुटता की भावना को विकसित करता है। आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर हुए हैं हमारे यहाँ, और उसमें अलग अलग लॉबी क्रिएट हो गई देशों की। ये रूस अमेरिका के खिलाफ है, अमेरिका रूस के खिलाफ है, कुछ देश रूस के साथ चले गए, कुछ देश अमेरिका के साथ चले गए। तो एक पार्टीशन सा हो गया था पूरे विश्व के अंदर। खेलों ने क्या काम किया है, इन देशों को काफी हद तक, बहुत हद तक करीब लाने का काम किया है। चाहे इनका जो गवर्निंग बॉडीज हैं वो कभी भी एक ना हो, लेकिन इन्होंने काफी हद तक, जैसा कि मैंने अभी 11th B में एक एग्जांपल दिया था जेसी ऑन्स का। जेसी ऑन्स एक बहुत बढ़िया एथलीट हुए हैं अमेरिका के, जो कि निग्रो अमेरिकन थे। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने जब ये कहा कि आर्यन रेस इज द सुप्रीम रेस और हम सबसे बढ़िया खिलाड़ी पैदा करते हैं, जर्मनी में जब ओलंपिक हो रहे थे उस दौरान उन्होंने ये स्टेटमेंट न्यूज़पेपर्स को दिया। तो एडोल्फ हिटलर के इस स्टेटमेंट से नाराज होकर जेसी ऑन्स, जो एक बढ़िया खिलाड़ी थे जिन्हें 2 बार गोल्ड मेडल पहले ही मिल चुका था और उनका लॉन्ग जंप में रिकॉर्ड था, विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया हुआ था, तो उनके लिए जर्मनी के तानाशाह ने एक लुजलोंग नाम का एथलीट, लॉन्ग जंप का वो मतलब तैयार कराया गया था, उसकी ट्रेनिंग बढ़िया कराई गई थी ताकि वो जेसी ऑन्स को हरा सके और अपने आप को सुप्रीम रेस प्रूव कर सके एडोल्फ हिटलर। तो इस बात को खत्म करने के लिए जेसी ऑन्स ने पूरा ठान करके वो अमेरिका से चले थे कि मैं एडोल्फ हिटलर को नीचा दिखा के आऊंगा। लेकिन एक गुस्सैल खिलाड़ी जो होता है वो सबसे बुरा खिलाड़ी होता है। जेसी ऑन्स गुस्से के कारण जो क्वालिफाइंग राउंड था उसी को पार नहीं कर पाए, जबकि उनका रिकॉर्ड था। गुस्से में वो बार बार फाउल किए जा रहे थे। अब वो ऐसी स्टेज पर पहुंच गए कि अगर वो 1-2 फाउल और करते तो वो क्वालिफाइंग राउंड से बाहर कर दिए जाते। लुजलोंग जो जर्मनी का खिलाड़ी था, जिसको तैयार ही जेसी ऑन्स को हराने के लिए किया गया था, वो इस बात को दूर से देख रहा था। अब वो रियल स्पोर्ट्समैनशिप को प्रूव करते हुए जेसी ऑन्स के पास गया, उससे हाथ मिलाया, उससे बोला कि देखो तुम तो आंख बंद करके भी इस क्वालिफाइंग राउंड को क्लीन, मतलब यहां से क्लियर आउट कर सकते हो। तो वो बोला जेसी ऑन्स के मैं ये बात जानता हूं, लेकिन किसी वजह से पता नहीं क्यों मुझसे ये गलतियां हो रही हैं। तो वो कह रहा, उसको समझाया कि तुम जहां से कूदना होता है उससे कुछ इंच पहले, 1 फुट या 6 इंच पहले एक लाइन ड्रॉ कर दो और वहां से तुम जंप लगाओ। क्वालिफाई तो तुम आराम से ही कर जाओगे, क्योंकि क्वालिफाइंग में जितनी दूर कूदना होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता, और ये तो रिकॉर्ड बनाने वाला था। लेकिन गलती क्या हो रही थी कि जो बार बार उसका पैर, जो लाइन थी
प्रोजेक्शन लाइन थी, प्रोजेक्शन लाइन से को पास कर जा रहा था। अभी मैं क्या बता रहा था, हाँ मैं आपसे स्टोरी बता रहा था। तो जेसी ओवेंस उसको क्वालिफाइंग राउंड को क्लियर कर जाते हैं। उसके बाद में उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, जो एक दूसरे के राइवल थे। अकॉर्डिंग टू एडोल्फ हिटलर वो राइवल होने चाहिए थे, लेकिन उनके बीच में दोस्ती हो जाती है और जेसी ओवेंस वास्तव में अपना ही रिकॉर्ड उस ओलंपिक में ब्रेक कर देते हैं और उनको गोल्ड मेडल मिलता है और लुजलोंग सेकंड रनर अप रहते हैं, सिल्वर मेडल मिलता है। तो वो जब जेसी ओवेंस को मेडल पहनाया जा रहा था तो लुजलोंग को अपने दोस्त के लिए इतनी खुशी होती है कि वो दौड़कर आते हैं, उनको गोद में उठा लेते हैं। और जेसी ओवेंस अपनी किताब में लिखता है कि उस समय मैं देख रहा था एडोल्फ हिटलर का चेहरा, उसकी आंखें नीचे की तरफ झुकी हुई। तो ये क्या है कि एक ऐसी बात है कि दुनिया को जो एक बटाव हुआ है, दुनिया में लोग बट गए हैं, खेल क्या करता है, उनको जोड़ने का काम करता है। लोगों के बीच के अंदर, लोगों के बीच में सॉलिडेरिटी, एक ब्रदरहुड, एक फ्रेटर्निटी की भावना का विकास करता है। तीसरी चीज है फेयर प्ले। अप टू सम एक्सटेंट इट कैन बी सेड दैट ओलंपिक गेम्स एनहांस द चांसेस ऑफ फेयर प्ले। फेयर प्ले इज बेस्ड ऑन जस्टिस। अब देखिए जो हमारे इंट्राम्यूरल गेम्स होते हैं, इंट्राम्यूरल गेम्स के अंदर कई बार पार्शियलिटी हो जाती है। पार्शियलिटी कैसे हो जाती है कि कोई टीम में ऐसा व्यक्ति चुन लिया जाता है खेलने के लिए, ऐसे व्यक्ति को मौका दे दिया जाता है जो दूसरों से थोड़ा कम बेहतर है, लेकिन किन्हीं वजह से अनफेयर गेम हो जाता है। बहुत सारे ऐसे पार्शियलिटी, बहुत सारे केसेस ऐसे सुनने में आते हैं। लेकिन जब आप ओलंपिक की बात करते हैं तो वहां पे क्योंकि हर देश का एक रिप्रेजेंटेटिव है और वहां पे फेयर प्ले ही होना है, पार्शियलिटी का तो कोई किस्सा कहीं से कहीं तक भी नहीं होना है। और लोग चुन करके जाते हैं। पहले अपने देश से हमने बात की है, जो एनओसी होते हैं, नेशनल ओलंपिक कमेटी जो होती है, वो रिकमेंड करती है खिलाड़ी को। ऐसे ही कोई जा नहीं सकता अपनी मर्जी से कि मैं भी, चलो जी ठीक है ओलंपिक हो रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ ओलंपिक में खेल के आऊंगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फेयर प्ले वहां पर, रूल्स रेगुलेशन बहुत फेयरली अप्लाई होते हैं और मतलब ऐसी एक मैनेजमेंट कमेटी इस तरह का सेटअप लेकर के चलती है रूल्स रेगुलेशंस का कि किसी के साथ भी किसी खिलाड़ी का हैरेसमेंट ना हो जाए, किसी के साथ भी ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जाए कि उसको ओलंपिक का नाम खराब हो। तो जो भी मैनेजमेंट कमेटी है वो ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस का सेट एक लेकर के चलती है। तो फेयर प्ले के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये वैल्यूज को डेवलप किया जा रहा है ओलंपिक मूवमेंट के थ्रू। अब लास्ट वैल्यू क्या है? फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। ये पूरे वर्ल्ड को डिस्क्रिमिनेशन से फ्री बना रही है। इसके लिए पूरी कहानी मैंने आपको सुना दी है जेसी ओवेंस और लुजलोंग की दोस्ती की, कि ये रियल स्पोर्ट्समैनशिप को निकाल कर बाहर लाती है, लोगों के बीच में रंग भेद, नस्ल भेद, रेसिज्म को खत्म करती है और लोग खेल के थ्रू एक दूसरे से जुड़ने का मौका पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पैरालंपिक गेम्स। पैरालंपिक गेम्स are a major international multi-sport events for the athletes with various disabilities such as athletes with mobility disability, amputation, blindness, cerebral palsy. Paralympic games are held at देखिए पैरालंपिक गेम्स क्या है? बड़े पैमाने पर खेले जाने वाले इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जिनके अंदर अलग अलग प्रकार के कई खेल होते हैं। लेकिन ये किन लोगों के लिए है? जो वेरियस डिसेबिलिटीज के साथ जिंदगी जी रहे हैं, जिनको किसी तरह की कोई अक्षमता है। अक्षमता कैसी है कि उनको मोबिलिटी संबंधी, चलने फिरने से संबंधित डिसेबिलिटी है। पैर नहीं है किसी के, एक पैर नहीं है, या कोई लंगड़ाता है, या मतलब दोनों पैर नहीं है किसी के, तो आपने देखा होगा वो ब्लेड्स पर दौड़ते हैं, है ना। सो मोबिलिटी डिसेबिलिटी है। एम्पुटेशन है, किसी अंग का मतलब ना होना, बचपन से तो था लेकिन किसी ब्लास्ट में या किसी वजह से वो अंग नहीं रहा, तो इस तरह के लोगों को एम्पुटेशन की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे एम्पुटेड लोग है। ब्लाइंडनेस है, किसी को कोई जन्म से ही अंधा है। सेरेब्रल पाल्सी है, किसी को अंदर किसी का दिमाग, मस्तिष्क जो है वो ठीक से काम नहीं करता, मतलब बहुत कम आईक्यू है, मंद बुद्धि है, इस तरह के। पैरालंपिक गेम्स आर हेल्ड एट एन इंटरवल ऑफ एवरी 4 ईयर फॉलोइंग द ओलंपिक गेम्स।
जो पैरालंपिक गेम्स होते हैं वो ओलंपिक गेम्स को फॉलो करते हुए उनके पीछे पीछे ही हर 4 साल में होते हैं, रेगुलर इंटरवल पर होते हैं। These games are governed by the International Paralympic Committee। जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है IOC है, वैसे ही इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी IPC है। The first Paralympic Games were held in Rome in 1960। 1960 में रोम में सबसे पहले पैरालंपिक गेम्स हुए थे, नोट कर लीजिएगा। However, the Paralympic word was used officially in 1988। हालांकि 1988 में पैरालंपिक शब्द पहली बार इस्तेमाल किया गया समर ओलंपिक गेम्स के दौरान, which were held in Seoul, जो सियोल में हुए थे। These were summer Paralympic Games। ये समर पैरालंपिक गेम्स थे। The first winter Paralympic Games were held in 1976 in Sweden। और पहले जो विंटर पैरालंपिक गेम्स हुए थे वो 1976 में हुए थे, स्वीडन में हुए थे। The winter Paralympic Games are also held after every 4 years। और जो विंटर पैरालंपिक गेम होते हैं वो भी हर चौथे साल में होते हैं। तो एक समर होते हैं, एक विंटर होते हैं। ओपनिंग सेरेमनी कैसी होती है इनकी? दी ओपनिंग सेरेमनी बिगिंस विद द होस्टिंग ऑफ द होस्ट कंट्रीज फ्लैग। जो भी कंट्री होस्ट बनता है जहां पर ये खेल हो रहे थे उसका ध्वज फहराकर ये मतलब ओपनिंग सेरेमनी शुरू होती है। एंड रेंडिशन ऑफ इट्स नेशनल एंथम। और जाहिर सी बात है वहां का जो नेशनल एंथम होता है, राष्ट्रगान होता है, वो गाया जाता है। आफ्टर द नेशनल एंथम द एथलीट्स कम फॉर मार्च पास्ट। नेशनल एंथम होने के बाद में एथलीट्स स्टेडियम में मार्च पास्ट के लिए आते हैं। इनटू द स्टेडियम ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर नेशन। और अपने देश के हिसाब से वो ग्रुप में इकट्ठे होकर के आते हैं। ऑल द नेशंस एंटर द स्टेडियम अल्फाबेटिकली। और हर एक नेशन जो है वो अल्फाबेटिकली एंटर करता है। जैसे ए से आने वाले पहले अफ्रीका, अल्जीरिया, इस तरह से आते हैं। और इंडिया जब लास्ट में आई आएगा तब उसके बाद all the nations enter the stadium alphabetically according to the host country's chosen language। जो होस्ट कंट्री की चूजन लैंग्वेज है उसके अनुसार। ऐसा नहीं होगा जैसे हमारी क्या है, हिंदी है, ऐ से अनार, आ से आम। तो जब इंडिया की हम बात करेंगे तो हम बहुत पहले आ जाएंगे दूसरे देशों से, है ना, क्योंकि कोई ऐसा भी होगा दक्षिण अफ्रीका द बिल्कुल एंड में आ रहा है। तो जो होस्ट कंट्री होता है उसके द्वारा चूजन लैंग्वेज के अल्फाबेटिकली नंबर के अनुसार वो क्रम से मतलब स्टेडियम में आते हैं। आफ्टर दैट होस्ट नेशन प्रेजेंट्स इट्स कल्चर इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक। इसके बाद जो होस्ट कंट्री होता है वो अपनी संस्कृति को म्यूजिक की फॉर्म में, डांस की फॉर्म में, सिंगिंग की फॉर्म में प्रेजेंट करता है। ओपनिंग सेरेमनी का फंक्शन की बात कर रहे हैं। फॉर्मल ओपनिंग ऑफ द गेम्स इज अनाउंस। और उसके बाद एक फॉर्मल ओपनिंग जो है वो अनाउंस कर दी जाती है। At last Paralympic torch is brought into the stadium। और उसके बाद पैरालंपिक टॉर्च लाई जाती है स्टेडियम में and passed on until it reaches to the final torch bearer who finally lights the Paralympic flame। और फाइनली जो टॉर्च बियर होता है, मशाल वाहक जो होते हैं, एक से दो, दूसरे तीसरे लास्ट तक पहुंचती है और फिर उसको किंडल कर दिया जाता है स्टेडियम में। जो पैरालंपिक टॉर्च जो जलाई हुई है, पैरालंपिक फ्लेम जो जलाई हुई है। क्लोजिंग सेरेमनी। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ऑल द स्पोर्ट्स इवेंट्स द क्लोजिंग सेरेमनी बिगिंस। फिर क्लोजिंग सेरेमनी शुरू होती है। सारे स्पोर्ट्स इवेंट जब खत्म हो जाते हैं उसके बाद फ्लैग बियरर्स फ्रॉम ईच पार्टिसिपेटिंग कंट्री एंटर द स्टेडियम। जो फ्लैग बियरर होते हैं, ध्वज लेकर के चलने का सौभाग्य भी सबको नहीं मिलता पैरालंपिक में। कोई एक जो मतलब बहुत चूज किया जाता है कि भाई इसने पिछले से पिछले वाले में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, 2 बार 3 बार इसने प्रदर्शन अच्छा किया है, तो ये ध्वज लेकर के चलेंगे। तो इस तरह से चुन करके किसी एक खिलाड़ी को फ्लैग बियरर बनाया जाता है और फिर वो अपने देश को रिप्रेजेंट करता हुआ फ्लैग लेकर मार्च पास्ट में हिस्सा लेता है। फॉलोड बाय द एथलीट्स हु एंटर टुगेदर विदाउट एनी नेशनल डिस्टिंक्शन। अब फ्लैग बियरर तो आते हैं अलग, एक साथ इकट्ठे होकर के, और फिर अब पहले तो ग्रुप में आ रहे थे जब ओपनिंग सेरेमनी थी, और अब जब क्लोजिंग सेरेमनी है तो सब विदाउट डिस्टिंक्शन ऐसे ही इकट्ठे होकर के आ जाते हैं। दी पैरालंपिक फ्लैग इज टेकन डाउन। पैरालंपिक फ्लैग जो होता है उसको उतारा जाता है। दी गेम्स आर ऑफिशियली क्लोज्ड। फिर उसके बाद गेम्स जो होते हैं वो ऑफिशियली क्लोज कर दिए जाते हैं। एंड द पैरालंपिक फ्लेम इज एक्सटिंग्विश्ड। और पैरालंपिक फ्लेम जो है उसको बुझा दिया जाता है। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। इट इज अ ग्लोबल गवर्निंग बॉडी। ये ग्लोबल सार्वभौमिक गवर्निंग बॉडी है जो पूरे विश्व के अंदर पैरालंपिक गेम्स को गवर्न करती है, उनको नियंत्रित करती है।
पैरालंपिक मूवमेंट को गवर्न करती है। द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ऑर्गेनाइजेस द समर एंड विंटर पैरालंपिक गेम। ये समर और विंटर दो टाइम पे पैरालंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज कराती है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। किसी देश के पास यदि पैसा नहीं होगा और उसको चूज किया जा रहा होगा एनी हाउ, किसी तरीके से उसको चुन लिया गया है, तो वहां की सारी देखरेख की जिम्मेदारी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी पर भी होती है। वहां की नेशनल पैरालंपिक कमेटी की तो सबसे पहले होती है, सबसे पहले उस सिटी के मेयर की होती है, मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट की होती है, उसके ऊपर एनओसी की होती है, एनओसी के ऊपर एमपीसी की होती है, उसके ऊपर आईपीसी की होती है। मतलब ये सब लोग देखरेख, इन सब लोगों की देखरेख में पूरा मैनेजमेंट पैरालंपिक गेम्स का कराया जाता है। It also serves as the international federation for 9 sports for which it supervises and coordinates the world championship and other competition। ये इंटरनेशनल फेडरेशन के रूप में 9 खेलों की इंटरनेशनल फेडरेशन के रूप में भी सेवा दे रही है आईपीसी, और जिसकी सुपरविजन में, जिसके कोऑर्डिनेशन में वर्ल्ड चैंपियनशिप और दूसरे अन्य कुछ प्रतियोगिताएं भी कराई जाती हैं। इट्स विजन इज टू इनेबल पैरालंपिक एथलीट्स टू अचीव स्पोर्टिंग एक्सीलेंस एंड इंस्पायर एंड एक्साइट द वर्ल्ड। संसार को रोमांचित करना, संसार को प्रेरित करना, और पैरालंपिक खिलाड़ी जो दिव्यांग शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है खिलाड़ियों के लिए जो एम्पिटेड खिलाड़ी है, दिव्यांग खिलाड़ियों को वो खेल में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन अपना कर सके, उनको इस लायक बनाना, ये इसका विजन है। संसार को एक्साइटेड करना, प्रेरित करना उनको। आपने एक लड़की की स्टोरी पढ़ी है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, क्लास 10th में, हेलन केलर, एनी फ्रैंक, ओके। और ये एनी फ्रैंक, मैं अगर सही हूं तो ये इस तरह से है कि वो लड़की ना तो देख सकती है, ना बोल सकती है, ना सुन सकती है। वो तो हेलन केलर है ना, वो नोवेल नहीं था, हेलन केलर है वो, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ है वो, है ना, उस नोवेल का नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। वो लड़की अपने आप में इतनी बड़ी प्रेरणा बनी अमेरिकी सैनिकों के लिए। युद्ध में, अमेरिका का युद्ध चल रहा था, अमेरिका फाइट कर रहा था अगेंस्ट जापान। अमेरिका और जापान दो देश ऐसे हैं जिनमें आपस में बहुत जबरदस्त शत्रुता है। तो अमेरिका जो पर्ल हार्बर पर हमला हुआ था, पर्ल हार्बर पर हमले से बौखला गए थे अमेरिकी सैनिक और एक तरह से घुटने टिकवा दिए थे जापान की सेना ने। उसके बाद में हिरोशिमा नागासाकी पर ये परमाणु बम गिराया गया। तो उस समय जो अमेरिकी सैनिक बिल्कुल घुटनों पर आ चुके थे, तो इस लड़की ने, हेलन केलर की जो बुक थी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जिन बच्चों ने अगर इसकी स्टोरी पढ़ी होगी या कभी आप जीवन में कभी पढ़ना, अपने आप में वो बहुत जबरदस्त इंस्पिरेशनल बुक है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या काम किया, जिन्होंने इस लड़की के बारे में जाना था, उस लड़की को वो सैनिकों से मिलवाने के लिए बॉर्डर पर भेजा करते थे, अलग अलग जगहों पर। वो लड़की अपनी स्टोरी ब्रीफ में समझाती थी कि मैं ऐसी लड़की हूं जो ना देख सकती हूं, ना बोल सकती हूं, ना सुन सकती हूं। और वो ना केवल ग्रेजुएट हुई, पोस्ट ग्रेजुएट हुई और डिफरेंट स्किल्स में महारत हासिल किया उस लड़की ने, और किताब लिखी है, और एक नहीं कई किताबें लिखी है उस लड़की ने। तो वो एक प्रेरणा बन गई सैनिकों के लिए कि ऐसा जो ना देख सकता है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ऐसा इंसान तो जीवन में पूरी तरह से उसको हार मान लेनी चाहिए। आप सोचिए, यदि आप देख नहीं सकते, आप सुन भी नहीं सकते और आप बोल भी नहीं सकते, और अब आपने जन्म लिया है, इसके बाद में आप दुनिया को कैसे जानेंगे? आपके लिए दुनिया क्या है? ना आपको कोई आवाज आती है, ना आपको कुछ दिखाई देता है, दुनिया में कोई रंग नहीं है, हरा पीला काला नीला सब ब्लैक है आपके लिए, और आप बोल भी नहीं सकते, आप केवल चिल्ला सकते हैं। बोल किस लिए नहीं सकते? बोल अभी आप इसलिए नहीं सकते क्योंकि बोलते आप कब हैं? जब आप सुन सकते हैं। जब आप सुनते हैं तो आप किसी को कॉपी करते हैं। आप पहले सुनते हैं, फिर मम्मी को सुनेंगे,
मम्मी बुलवाएगी, बोलो बेटा मम्मी, आप तुतला के कुछ का कुछ बोलोगे, 10 बार ट्रायल एंड एरर मेथड का आप इस्तेमाल करते हैं सीखने में, लर्निंग का मेथड है ट्रायल एंड एरर, आप उसका इस्तेमाल करते हो, तब जाकर के आप बोलना सीख पाते हैं। तो आप सोचिए यदि आप ऐसी जगह पर हो, क्या तरीका होगा उसको कि वो बोलने भी लगी, बोलने लगी थी वो बात। उसकी एक टीचर थी मिसेस सुलेमान, वो उसकी लाइफ में आई और उसने उसकी लाइफ टोटल चेंज की। हालांकि उसका अपना एफर्ट बहुत ज्यादा था उसमें, वो कई बार जिंदगी में हारी, कई बार नीचे धकेल दी गई, लेकिन फिर भी फाइनली क्या हुआ कि वो ऐसी बनी कि उसने किताबें लिखी और आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पैरालंपिक गेम्स का मोटो क्या है? दुनिया को एक्साइट करना, दुनिया ये देख सके कि लोग विकलांग होते हुए भी दौड़ रहे हैं, जीना नहीं छोड़ा है लोगों ने, हार नहीं मानी है। तो एक्साइट करना, उनको इंस्पायर करना। दूसरा, जो पैरालंपिक होते हैं लोग जिन्हें फिजिकली या मेंटली किसी डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं, अक्सर समाज में क्या होता है, उनको समाज का एक ऐसा हिस्सा मान लिया जाता है कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये समाज का हिस्सा ही नहीं है। आप खुद सोचिए, आपके परिवार के आसपास दूर दराज रिश्ते में कोई ऐसा भाई बंधु होगा जो या तो पैर से विकलांग हो, जो आंख से दृष्टिबाधित हो, या जो दिमाग से मेंटली रिटार्डेड हो, तो उसको परिवार में उसकी क्या वैल्यू है? नथिंग, जीरो। तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का ये उद्देश्य है, वो ये चाहती है कि ऐसे लोगों को समाज से जोड़ दे, उनको इंस्पायर करे कि भाई तुम कुछ कर सकते हो, तुम्हारे जैसे देखो कितने नाम कर गए हैं, कितना कुछ कर गए हैं, तुम भी कुछ कर सकते हो, और लोग इंस्पायर हो और आगे जिंदगी जीना ना छोड़े, और वो भी समाज का एक बढ़िया हिस्सा बने। जो विकलांग लोग होते हैं उनको बहुत जगहों पर मतलब ऐसा आरक्षण मिलता है, कोटा मिलता है, और उनको जॉब भी मिल रही है। किस लिए मिल रही है? ताकि वो लोग ठहर ना जाए, वो लोग आगे बढ़ना सीखे, जीवन में आगे चलना सीखे। वो भी समाज की कुछ तो मदद कर ही सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ी मदद कर सकते हैं। अगर पैर